सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो क्या लिखा है। चैप्टर का नाम क्या है? अपीयरेंस एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी। यहाँ पे ये पूरे चैप्टर के अंदर आप एज अ सीएस प्रोफेशनल कहाँ कहाँ अपीयर हो सकते हो, और आर्ट ऑफ एडवोकेसी का मतलब जब लॉयर कोर्ट में प्रेजेंट होता है ना, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक लॉयर के लिए। पहला, उसका ड्रेसिंग। सेकेंड, उसकी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। थर्ड, बाद में उसका नॉलेज। बराबर। देखो, नॉलेज के बाद भी आप कैसे चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि नॉलेज बहुत है बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, और काफी सारे ऐसे होते हैं कि नॉलेज नहीं होता लेकिन इतना कॉन्फिडेंस के साथ फेंकते हैं ना, तो तुम लोग ऐसा बिलीव भी कर लेते हो कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ना ये सही है। बराबर। तो वो आर्ट ऑफ एडवोकेसी बोला जाता है। अभी जैसे समझो, ऑब्वियस एक चीज है, तुम लोग जब कोई भी इंसान को फर्स्ट टाइम मिलते हो ना अपनी लाइफ में, बराबर, तुम लोग जज करते हो उसको उसके अपीयरेंस से। किससे? उसको अपीयरेंस से। मतलब बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अभी जैसे तुम लोग ने जब लेक्चर में लॉग इन किया, मेरा थोड़ा पहली बार देखा, तो तुम लोग ने भी एक अजम्पशन लगाया होगा कि ये ऐसा होएगा, ये वैसा होएगा, किया ही होगा, बट ऑब्वियस सी चीज है वो। बराबर। तो उसमें क्या हो गया? देखो, मैंने अब तक कुछ बोला नहीं, मैंने अब तक अपना कोई चीज तुम लोग को मतलब मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं किया ना, मैंने कोई टॉपिक पे कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशंस दिए, कुछ नहीं किया, बट स्टिल तुम लोग ने मुझे जज कर लिया। बराबर। बाद में हो सकता है वो जजमेंट के बेस पे आगे चीजें या तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट फर्स्ट इंप्रेशन तुम लोग ने अपने माइंड में एक मेरा बना लिया। सेम चीज ये होता है जब आप कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के, जब एनसीएलटी में, सेबी में, सैट में, इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने कहीं पे भी आप जब अपियर होते हो, मेक श्योर दैट आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वही फर्स्ट इंप्रेशन आपको आगे केस में अपर हैंड एक दे सकता है। आई कैन से दैट। बराबर। जैसे एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बोरीवली कोर्ट है, जो मुंबई में रहता है उनको पता होगा, बोरीवली कोर्ट है स्टेशन के बाहर। तो वहां पे एक बार मैं कुछ नोटराइज कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके मैं गया था। तो वहां पे एक मेरा बंदा बैठता है, मतलब जो मैं जिससे हमेशा नोटरी करा था, तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए 4-5 मिनट, उसको बोला नोटरी करके आप नोटरी करके दे। तो बोलता है 10 मिनट रुको मैं करके देता हूँ। बोला ठीक है। मैं ऐसे ही उधर खड़ा था, उधर मैंने एक लॉयर को देखा। वो लॉयर का ड्रेसिंग है ना, मतलब मैं देख के मुझे ऐसा एक बार लगा कि कहीं मैंने एलएलबी करके गलती तो नहीं कर दी ये फील्ड में आके। क्योंकि अगर लॉयर ऐसे होंगे ना, मतलब ये पूरे लॉयर की जात को बदनाम कर रहा है। क्योंकि ऐसे लॉयर को देख के लोगों के दिमाग में नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है। उसका मैं ड्रेसिंग बताता हूँ। उसने पहना था ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट जो उसकी डबल साइज का था, मतलब अगर उसको स्मॉल पहनना चाहिए तो उसने एक्सेल पहना था शायद। बराबर। उसमें पिंक कलर का टाई, शर्ट प्रॉपर टक इन नहीं है। बराबर। और उसमें बहुत बड़ा ब्लैक कलर का ओवरकोट, जो ओवरकोट पहना था वो नी तक आ रहा था, और नीचे स्लीपर्स। ठीक है, जो संडास में पहनते हैं ना हम लोग, पैरागॉन वाले, वैसे। और वो बंदा बाहर खड़े रह के लोगों को एडवाइस दे रहा है, काम कर रहा है, मतलब एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा यार ऐसे लोग भी अगर लॉयर बन गए तो फिर हो गया। बट वही चीज आप हाई कोर्ट जाओ, बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर जाओगे ना, तो आपको उधर जब लॉयर्स दिखेंगे ना तो आपको लगेगा यार क्लास होता है यार लॉयर, मतलब फालतू लोग नहीं होते ये लोग। बट वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, और आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो उसके ऊपर बहुत मैटर करता है ये चीज। तो देखो, मुझे मुझे मैंने वो पर्सन को जब फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे लिए उसकी इंप्रेशन तो एक नेगेटिव इंप्रेशन हो गई। बराबर। वही चीज अगर मैं हाईकोर्ट में कोई लॉयर को देखता हूँ ना, तो मेरे लिए फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा, मतलब मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि नहीं यार मस्त बंदा होगा। बराबर। दिखता ही मस्त है, इतना तो होगा मस्त एकदम। बराबर। तो इसके लिए ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, और ये पूरी चीज हम लोग को ये चैप्टर में पढ़नी है। मतलब क्या क्या चीजें आएगी वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि कौन सी अथॉरिटीज है और वहां पे कौन कौन अपियर हो सकता है। ठीक है। देखो, तो ये कुछ अथॉरिटीज है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट के अंडर किसको अपियर होने का राइट है? तो जैसे एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर वही लीगल अथॉरिटीज होती है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं हम लोग जिसको। तो वहां पे सीएस, सीए, सीएमए,
लॉयर्स, लेकिन सारे के सारे कौन, प्रैक्टिसिंग होने चाहिए। ये सब लोग इन फ्रंट ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी अपीयर होंगे, बराबर। देखो मैंने हर जगह पे सीएस का नाम पहला लिखा है क्योंकि हम लोग सीएस स्टूडेंट है, तो नाम भी पहला सीएस ही आना चाहिए। एग्जाम में भी लिखोगे तो पहले सीएस लिखना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि लोगों की आदत होती है सीए लिखना, सीए लिखना। डोंट डू दैट, लिखना हमेशा पहला सीएस। अपने प्रोफेशन की तो वैल्यू रखना रे, ठीक है। देन ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी कौन अपियर हो सकता है, सीएस प्रैक्टिसिंग। और काफी सारे लोग अभी तो अलाउ कर दिया है, जैसे लॉयर्स भी अपियर हो सकता है, अकाउंट्स भी, अकाउंट्स के लिए जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपियर करवाते हैं, बट प्रेफरेंस इज ऑलवेज टू, क्या, सीएस और लॉयर। भले यहाँ पे लॉयर मैंने नहीं लिखा है, बट सीएस और लॉयर दोनों प्रेफरेंस होते हैं। क्यों प्रेफरेंस, उसका रीजन मैं एक बताता हूँ। क्योंकि ट्राई एक ऐसा एक्ट है जो प्योर बोलते ना, अकाउंट से दूर दूर तक कोई रिश्ते नाते नहीं है, और टैक्स से रिलेशन से जनरली इतना कोई दूर दूर तक रिश्ते नाते नहीं है। तो जो लॉ की फील्ड का रहेगा ना, उसको अपियर कराओगे तो ज्यादा बेटर है। बाकी सीए अपियर हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रेफरेंस उसको कम देते हैं। देन सेबी एक्ट में अगेन सीएस, सीए, सीए में लॉयर्स प्रैक्टिसिंग सारे के सारे। देन कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002, जैसे उसमें पढ़ा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, कैट बोलते थे जिसको हम लोग, वो सब में भी सीएस, सीए, सीए में लॉयर्स सारे के सारे प्रैक्टिसिंग। एंड रेरा, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, 2006 रेरा करके जो एक्ट आया, उसमें भी सीएस प्रैक्टिसिंग इज द प्रेफरेंस। सीए आल्सो, सीए भी अलाउड है, सीए में भी अलाउड है, लॉयर्स भी अलाउड है, ये सबके सब अलाउड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, एपेलेट अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो ऑब्वियसली ये चीज आपने कहां पढ़ी थी ना, वो मैं बताता हूं आपको। याद करो जीएल का वो लेक्चर, जिसने जीएल मेरे से पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, जीएल में एक चैप्टर था स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, बराबर। उसके अंदर एनसीएलटी वाला पार्ट था, ये सेम वही पार्ट है, सेम वही पार्ट है, ठीक है। सो देखो क्या लिखा है अभी, एनसीएलटी और एनसीएलएटी ये दो अथॉरिटीज होती है कंपनी लॉ के अंदर, बराबर। एनसीएलटी लोअर लेवल पे होता है, एनसीएलएटी उससे हायर अथॉरिटी पे काम करता है। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी, तो जाने का किधर, एनसीएलएटी। तो एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा किया जाता है, मतलब एनसीएलटी को बनाया कैसे जाता है। सो उसमें देखो तीन टाइप के लोग होते हैं इसके अंदर। एक होएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोल दो, या तो चेयरपर्सन बोल दो, चेयरमैन बोल दो, इट्स वन इन सेम थिंग, ठीक है। तो एक प्रेसिडेंट होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा, और कुछ टेक्निकल मेंबर्स होंगे, बराबर। अब ये सबका क्वालिफिकेशन भी होता है। प्रेसिडेंट मस्ट बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट विद मैक्सिमम एज ऑफ 67 इयर्स, और मिनिमम एज कितना होगा, 50। मिनिमम एज सब में 50 है, ये तो स्टैंडर्ड आंसर है। एनसीएलटी में भी यही लिखना है, एनसीएलएटी में भी यही लिखना है, मिनिमम एज तो 50 चाहिए ही चाहिए। जुडिशियल मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो प्रेजेंट और रिटायर जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और प्रैक्टिसिंग लॉयर with experience of 10 years in the field of company law with the maximum age limit of 65 years। अभी यहाँ पे देखो, जो रिटायर जज है या प्रेजेंट जज है वो तो एलिजिबल है जुडिशियल मेंबर बनने के लिए, या डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर भी एलिजिबल हो जाता है। और उसमें देखो, अगर मैं एज अ लॉयर काम कर रहा हूँ 10 साल से, बराबर, 10 या 10 से ज्यादा साल से, लेकिन कौन सी फील्ड में, एक्सक्लूसिवली इन द फील्ड ऑफ कंपनी लॉ, बराबर। तो वो अगर मेरा प्रोफाइल है, तो वो प्रोफाइल के बेस पे मुझे सिलेक्ट किया जाता है। बट उसमें भी कैसा होता है, आप अप्लाई करो, और अप्लाई करो पे तो आप पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, तो वो लोग प्रोफाइल मांगते हैं। प्रोफाइल में एक उनका क्राइटेरिया होता है कि पास्ट में, अगर मैं लॉयर एज अ लॉयर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को पूछेंगे पास्ट में लास्ट 10 साल से आपने कौन से केसेस हैंडल किए हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड, उसका ब्रीफ भी दो। जैसे मैंने टीसीएस का ये केस हैंडल किया, ठीक है, रिलायंस को इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया, जो भी आपने बड़े बड़े केसेस या जो भी अपनी लाइफ में 10 साल या 10 से ज्यादा साल में आपने जो भी कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस को हैंडल किया है, उसका ब्रीफ देना है, बराबर। और अगर उनको और भी वेरीफाई करना है तो वो लोग पूछेंगे, ठीक है तो आप केस जीत गए ना, तो केस की जजमेंट की कॉपी दिखाओ, वो भी सब आपसे मांगेंगे, बराबर।
और अगर सपोज आपका क्राइटेरिया मतलब आपका नॉलेज सब कुछ बराबर लग रहा है उनको, तो ऑब्वियसली ये लोग क्या कर सकते हैं, फिर ये लोग आपको विथ लॉयर विथ एक्सपीरियंस ऑफ 10 और मोर इयर्स अपॉइंट कर सकते हैं, तो जुडिशियल मेंबर आप बन सकते हो। और टेक्निकल मेंबर में तो पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 इयर्स एज इंडियन लीगल सर्विसेज, अगर आपने इंडियन लीगल सर्विसेज में सर्व किया है गवर्नमेंट को, या तो आप पीसीएस, पीसीए, पीसीए में विद एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंपनी लॉ विद मैक्सिमम एज ऑफ 65 इयर्स। सेम टेक्निकल मेंबर के लिए भी क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। अगेन आप जब अप्लाई करोगे तो आपको 15 साल में आपने कौन से बड़े बड़े केसेस, कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस हैंडल किए हैं, उसका एक प्रोफाइल बना के आपको जो भी अथॉरिटी है, सिलेक्शन अथॉरिटी, उनको देना पड़ेगा, एंड दे विल डिसाइड कि किसको अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना है। फेयर इनफ, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलएटी। तो एनसीएलएटी को देखो कैसे बनाया जाता है। अगेन सेम, एक होएगा प्रेसिडेंट, एक होएगा जुडिशियल मेंबर, एक होएगा टेक्निकल मेंबर। मैक्सिमम कितने होंगे सब मिला के? तो 11, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। ओके, इसका क्राइटेरिया प्रेसिडेंट में तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 70 इयर्स, जुडिशियल मेंबर के लिए रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट विद द मैक्सिमम एज ऑफ 67 इयर्स, एंड टेक्निकल मेंबर पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 25 इयर्स इन द फील्ड ऑफ कंपनी लॉ। भले यहाँ पे चीजें साइलेंट लिखी है, बट ये 25 साल का एक्सपीरियंस किसका? प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएमए का, बराबर 25 साल या उससे ज्यादा अगर एक्सपीरियंस है तो वो लोग 67 के एज के अंदर है, तो वो लोग को टेक्निकल मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है, बराबर। क्राइटेरिया याद रखो, बाकी फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट सेम है। एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी में दोनों में कौन होते हैं? 3 लोग, एक प्रेसिडेंट होएगा, एक जुडिशियल मेंबर होएगा और एक टेक्निकल मेंबर होएगा। क्राइटेरिया सबके याद रखने हैं, बराबर, और उस बेस पे ही अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। चलो, पहले इतना समझा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बेंचेस की कुछ डिटेल्स है। अच्छा, बेंच का मतलब होता है कोर्ट में जो पैनल बैठती है डिसीजन सुनाने के लिए। अच्छा, याद करो वो दिन जब तुम लोग फाउंडेशन में हुआ करते थे, तुम लोग ने शायद कुछ चीजें पढ़ी होगी। अगर एक जज बैठते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सोर्सेस ऑफ लॉ, फर्स्ट चैप्टर लॉ का, करेक्ट, सिंगल बेंच। क्या बोलते हैं उसको? सिंगल बेंच। ओके, दो बैठते हैं तो जज, दो को क्या बोलते हैं? यस, डिवीजन बेंच। तो सिंगल जज है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एक ही जज है तो सिंगल बेंच, दो जज है तो डिवीजन बेंच, और दो से ज्यादा जज है तो उसको बोलते हैं फुल बेंच, बराबर। तो बेंच मतलब जब कोर्ट में जाओगे तो जज वहां पे हियरिंग सुनाने के लिए बैठा होगा। तो जैसे भी अभी मैं कभी कोर्ट में जाता हूँ तो कभी एक ही जज बैठता है, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि सिंगल बेंच बैठा है आज, ठीक है। अगर दो जज बैठते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? आज डिवीजन बेंच बैठा है, बराबर। और दो से ज्यादा तो जनरली कोई बड़े बड़े केसेस होते हैं जहाँ पे पूरे इंडिया की एक बोलते हैं ना कैसा नजर है, भाई क्या डिसीजन आने वाला है, बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, तो उसमें जनरली फुल बेंच बिठाते हैं, अदरवाइज डिवीजन बेंच से काम चल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेंचेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिंसिपल बेंच इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली एंड हाईएस्ट अथॉरिटी इज possessed विद द न्यू दिल्ली चेयरमैन। अभी देखो, एक सिंपल सी चीज है यहाँ पे जो लिखी है, वो ये है कि तुम लोग ने देखा कि बेंच तो बहुत सारी है। अभी तुम लोग देखोगे ना तो एनसीएलटी बहुत है इंडिया में, और एनसीएलएटी भी है, बराबर। तो एनसीएलटी और एनसीएलएटी ये दोनों कनेक्टेड चीजें, दोनों कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर को हैंडल करेंगे, लेकिन लिखा क्या है? प्रिंसिपल बेंच इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। कोई भी सिचुएशन रहने दो, जैसे समझो एनसीएलटी समझो इंडिया में 33 है, बराबर, एनसीएलटी समझो इंडिया में 5 है, बराबर। ये 33 जैसे मुंबई में एक है, जयपुर में एक है, कोलकाता में एक है, चेन्नई में एक है, तो वैसे जितनी बेंचेस है ना वो सब 33 है टोटल। उसमें सबसे हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी किसका? तो न्यू दिल्ली का, बराबर। वैसे एनसीएलटी 5 है तो उसमें भी हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी किसका? तो न्यू दिल्ली का।
व्हाट इज सुप्रीम अथॉरिटी? अगर समझो मुंबई बेंच ने कोई डिसीजन या कोई जजमेंट सुनाया और न्यू दिल्ली ने ऐसे ही सिमिलर केस में कोई दूसरा जजमेंट दिया, दोनों के जजमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, तो अगर मुंबई वाले को पता चला ना, ऐसा मतलब समझो मेरा मुंबई में केस चल रहा है, मेरा कंपनी का एनसीएलटी में, वहां पे जजमेंट पास किया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ एनसीएलटी मुंबई, बराबर। अब मुझे ये पता चला कि ये सेम जजमेंट है ना, मतलब सेम केस लेकिन जजमेंट डिफरेंट है, वो दिल्ली में पास हुआ है, तो मैं मुंबई में एनसीएलटी को बोल सकता हूं कि भाई तुम्हारा डिसीजन दिया ठीक है, बट दिल्ली का एनसीएलटी तो ऐसा बोलता है, जो तुम लोग से तो पूरा ऑपोजिट है, बराबर। तो बताओ तुम लोग राइट हो कि वो राइट है, मतलब मुंबई वाले राइट है कि दिल्ली वाले राइट है? सो आंसर इज हमेशा राइट न्यू दिल्ली माना जाता है, क्योंकि न्यू दिल्ली को प्रिंसिपल बेंच बोला जाता है। जो प्रिंसिपल बेंच ने बोला वो सब बेंच को मानना पड़ेगा, फिर चाहे एनसीएलटी हो एनसीएलटी हो, बराबर। दे हैव सुप्रीम अथॉरिटी, उनको कभी ओवर पावर नहीं कर सकते, बराबर। एंड हाईएस्ट अथॉरिटी इज बसेस विद द न्यू दिल्ली चेयरमैन, तो ऑब्वियसली जो बेंच बैठेगा उसमें चेयरमैन के पास एक्सट्रीम पावर होता है, तो वो जो भी बोलेगा दैट इज फुल एंड फाइनल, उसके ऊपर जाके आवाज नहीं करने का कि तुम लोग गलत बोल रहे हो। हाँ, दूसरे बेंचेस है अदर देन दिल्ली, तो बोल सकते हो एक बार कि न्यू दिल्ली तो ऐसा बोल रहे, तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो, बट न्यू दिल्ली को चैलेंज नहीं कर सकते कभी, ठीक है। चलो उसके बाद देखो एक नॉर्मल अपील प्रोसीजर है, तो अपील प्रोसीजर में देखो सबसे लोएस्ट अथॉरिटी कौन है, तो सबसे लोएस्ट अथॉरिटी आती है अपनी कौन सी, एनसीएलटी, बराबर। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी देन यू कैन मूव टू एनसीएलटी, बराबर। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी देन यू विल डेफिनेटली मूव टू सुप्रीम कोर्ट, बराबर। अभी अभी यहाँ पे मेरे को कुछ आंसर चाहिए तुम लोग से, देखो क्या लिखा है, मैं पूछूंगा उसका आंसर देना चैट पे। If any person is not satisfied with the decision of the NCLT, then the person can move to NCLT within 45 days. So मतलब अगर इधर मज्जा नहीं आया तो मैं किधर जा सकता हूँ NCLT में, कितने दिन में, 45 डेज। चलो बिना पढ़े आंसर दो यार, जीएल में पढ़ा है तुम लोग ने ये सब चीज, अभी इधर पढ़ने मत बैठो। अगर 45 डेज के बाद मैं जाऊंगा एंड इफ आई हैव अ वैलिड रीजन, तो क्या मेरा केस लेंगे, यस और नो? 45 डेज खत्म हो गए और फिर भी अगर मैं केस लेके जाता हूँ तो मेरा केस एंटरटेन होएगा कि नहीं होएगा? यस। तो सफिशिएंट कॉज है तुम्हारे पास, वैलिड रीजन है तुम्हारे पास, तो तुम लोग 45 डेज के बाद भी जाओगे तो एंटरटेन हो सकते हो, बराबर। बट सफिशिएंट कॉज का प्रूफ देना पड़ेगा। याद करो लिमिटेशन एक्ट के कुछ रीजंस थे, हॉस्पिटलाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन, रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय एडवोकेट, रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय कोर्ट, बराबर। तो वो सब वैलिड रीजन है और उसमें तुम लोग डेफिनेटली टाइम लिमिट के बाद भी जा सकते हो, ठीक है। ओके अच्छा चलो एक और एक क्वेश्चन, ये भी मैंने तो पढ़ाया ही था जीएल में, तुम लोग ने कहीं ना कहीं से, तो मैंने नहीं पढ़ाया तो किधर और से भी पढ़ा ही होगा। चलो मेरे को एक रीजन दो, अरे एक आंसर दो, डेट पूछ रहा हूं, मेरे को डेट बताना। समझो ऑर्डर पास हो गया ओरली 1 फेब को, ठीक है, और रिटर्न कॉपी मेरे हाथ में आई 14 फेब को, तो ये मेरा 45 डेज है। 45 डेज चालू किधर से करूं, 1 फेब 14 फेब? यस, आंसर इज 14 फेब, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे हाथ में कॉपी ही नहीं है, मुझे तो खाली डिसीजन पता चला है ना क्या आया है, मुझे अपील करने के लिए डिसीजन की तो कॉपी चाहिए ना, डिसीजन के लिए तो चाहिए ना कॉपी, तो कॉपी हाथ में आएगा तो जाके बोलेगा ना एनसीएलटी को कि भाई एनसीएलटी ने ये डिसीजन दिया, मजा नहीं आया मेरे को, कुछ करो मेरे लिए, तो वो जाके बोलेगा ना। अदरवाइज मैं ओरली जाके थोड़ी बोल सकता हूँ कि ऐसा ऐसा डिसीजन आया है तो मेरे को चेंज करके दो, वो तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अपील सेट असाइड ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय एनसीएलटी। अच्छा, सेट असाइड ऑर्डर, सेट असाइड ऑर्डर का मतलब होता है अगर समझो एनसीएलटी में कोई केस गया अपील करने के बाद, बराबर, और समझो सामने वाला पार्टी अपीयर नहीं हुआ, कभी कभी एक्स पार्टी ऑर्डर भी आ सकते हैं, बराबर, तो उसमें सेट असाइड करा सकते हैं ऑर्डर को। सेट असाइड कराने का मतलब क्या होता है कि भाई जो डिसीजन दिया उसके ऊपर स्टे लगाओ, उसको एप्लीकेबल मत करो, क्यों, मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड चाहिए जो मुझे अब तक नहीं मिला है, बराबर। ये जनरली नेचुरल जस्टिस का रूल है।
And if any person is not satisfied with the decision of the NCLAT, then a person can move to Supreme Court within 60 days. अगर NCLAT में भी मजा नहीं आया तो किधर जाने का? सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज. बट इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जनरली तभी लोग जा सकते हैं जहां पे दो चीजें होगी. या तो NCLAT ने आपको अप्रूवल दिया है, या तो फिर देयर इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ. क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ. इसका मतलब क्या होता है? अभी समझो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं. जैसे समझो मेरा NCLAT में केस चल रहा था, डिसीजन आ गया, मेरे अगेंस्ट गया डिसीजन. अभी मुझे अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सबसे पहले मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा NCLAT से. एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करता हूं मैं. स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब होता है कि भाई मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने का परमिशन दो. ये बाय डिफॉल्ट आपके पास राइट नहीं है कि भाई NCLAT में मजा नहीं आया तो पैटर्न तो बोलता है कि भाई देखो NCLAT से सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो, तो चले जाओ. ऐसा हर कोई जाने लगा तो फिर सब लोअर कोर्ट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी. क्यों? लोग घूम फिर के तो आएंगे किधर? सीधा सुप्रीम कोर्ट. तो सब लोअर कोर्ट बनाने का फायदा क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं. बराबर. देन यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ NCLAT. अगर NCLAT को लगता है कि हाँ इसको स्पेशल लीव पिटीशन में अप्रूवल देना चाहिए, तो बोलेगा ठीक है जा, दिया तेरे को अप्रूवल, जा सुप्रीम कोर्ट में तू. तो या तो दूसरा, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो तुम लोग डेफिनेटली जा सकते हो, तुम्हारा राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का. बराबर. अगर NCLAT ने ना बोल दिया ना तो तुम लोग नहीं जा सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते. फिर एवढं समजलं का सगळ्यांना?